Join us if you want to crack UGC NET JRF. Your selection starts here. Subscribe and start your preparation today. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी यूजीसी नेट में बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपने बिल्कुल टारगेट है कि मैंने इस बार क्लियर करके ही रहना है और मेन आप जीआरएफ के बारे में सोच रहे हो, तो अभी से ही आपने प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेन टॉपिक है और कैसे ट्रिक के साथ हम उनको, मतलब कैसे कॉन्सेप्ट बेस है, पीवाईक्यू बेस, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और यहीं से ही आपकी तैयारी मजबूत होगी। हर क्वेश्चन के बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और वो किस कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वो आप यूँ समझ लो, एक क्वेश्चन के बाद आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का पहला टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चन पढ़ो और एक बार पढ़ के मेन हम क्या करते हैं, वीडियो देख रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन पेपर में तो ऐसा नहीं करना। आप एक बार जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना और खुद सोचोगे नहीं, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो पक्का इसको पढ़ने की कोशिश करो कि कौन सा हो सकता है। देखो, तो पेंजिया का विभाजन, स्प्लिटिंग किस टाइम पे हुआ था ये, तो कौन सा हो जाएगा हमारा कार्बोनिफेरस। ये अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में बताया था कि सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही लैंडमास थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। इसमें ट्रिक आप कैसे याद रखोगे, सी से कार्बोनिफेरस और सी से ही हम ब्रेकअप की शुरुआत हुई थी, ऐसी चीज़ें याद रखेंगे। देखो, हम जनरली क्या याद कर लेते हैं कि पहले एक पार्ट में था, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये बन गया वो बन गया, लेकिन ये पॉइंट जो है हम कि किस टाइम पीरियड में, ये हम बहुत बार क्या है मिस कर जाते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड में आप याद रखो कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि जुरासिक पीरियड वो डायनासोर का था, ये पीक था इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आपने जुरासिक मूवी भी देख रखी होगी, तब तक जो कॉन्टिनेंट थे ना काफ़ी दूर जा चुके थे। परमियन में पेंजिया स्टेबल था। फिर देखो, इसलिए सबसे पुराना ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है, कार्बोनिफेरस। तो कार्बन देखो, और आप प्लस आपको ये पता है कि उस टाइम से आप कार्बन से याद रखो, जो उस टाइम पे चीज़ें दब गई थी अब उसका हमें कार्बन मिल रहा है, ये चीज़ें याद रखो। तो आप जैसे कि हमने इसने वो बताए थे ना कि एविडेंस दिए थे कि सेम दबी हुई चीज़ें उस कॉन्टिनेंट पे भी मिल रही है, उस कॉन्टिनेंट पे भी मिलती है। तो अब यूँ समझ लो, उस टाइम पे सारी चीज़ें दब गई थी, कार्बन बन गया था और अब ये चीज़ें डिवाइड होके अलग हो गई थी। अब ये हमारा आता है ओशियनोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, सैलिनिटी से रिलेटेड। तो आप इसके बाद पढ़ो और ट्राई करो क्या आएगा। तो ये क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी इक्वेटर पे होगी और जो बंद सी होते हैं हमारे एनक्लोज सीज, उसमें क्या होता है, ज़्यादा होती है खुले सागरों की तुलना में। देखो, इक्वेटर पे हमारी सबसे ज़्यादा नहीं होती है। प्लस सेकंड पॉइंट हमारा इसका बस सही रहेगा। और देखो, रीज़न क्या होता है, क्योंकि इक्वेटर पे ना बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। रेनफॉल से क्या हो जाएगा, फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे सैलिनिटी हो ही नहीं सकती ज़्यादा। और जो बंद सी है उसमें क्या है, आपको खारा पानी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसमें से ऑपरेशन तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन जो पानी फ्रेश आ रहा था वो नहीं आ पा रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है। ये देखो, हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इससे मॉडल। अगर आपको देखो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, आपको टॉपिक का नाम पता है, इसलिए ये सब्जेक्ट का नाम पता है, तो आप डायरेक्ट उसको जाओ सर्च करो। अभी आपने लेके नहीं बैठना है। आप क्या करते हो कि क्या करोगे, जैसे क्लाइमेटोलॉजी लेके बैठ गए और उसको एक महीना लग गया पढ़ते पढ़ते पढ़ते, फिर होश आएगा अरे मेरी बाकी की सारी यूनिट तो रह गई। तो ऐसे चीज़ें नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने देखते चलने हैं। अब जैसे आपको ये मॉडल नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, सिर्फ डायरेक्ट जाओगे, 1 मिनट में फटाफट इसको चेक करोगे और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लोगे। जो हमारी पॉपुलेशन है वो कम होने लग जाती है, तो ये किस में हो जाती है, स्टेज 5 में।
ये थॉम्सन का मॉडल है। आपको ये सिंपल सी पता है कि स्टेज 1 में क्या हो जाता है, सब कुछ ज़्यादा होता है, डेथ, बर्थ। फिर धीरे धीरे जो हमारे अच्छे मेथड आ गए थे मेडिकल की, तो हमने क्या कर लिया, बर्थ के टाइम पे जो डेथ होती है वो तो कम कर लिया, ठीक है। नहीं, बर्थ तो इंक्रीज होती रही, लेकिन डेथ जो है वो कम हो गई। भी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हमने इनको लाइन से लगाना है। तो क्या आ जाएगा, 2 4 1 3। सबसे पहले हेरोडोटस, फिर एरास्थनीस, फिर हमारी स्ट्रैबो, और फिर लास्ट में हमारे पोटेलमी। देखो इनके और मेन पॉइंट भी हम देख लेते हैं। हेरोडोटस को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले आए थे। फिर एरास्थनीस, ये थे ज्योग्राफी के फादर, पहले हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया था। फिर स्ट्रैबो रोमन थे, इन्होंने 17 वॉल्यूम की ज्योग्राफी का लिखी थी। फिर पोटेलमी, ये थे रोमन, इन्होंने एल्मेगस्ट जो थी और गाइड टू ज्योग्राफी लिखी थी। देखो क्या हमने देखना है, ग्रीक पहले आए, रोमन बाद में आए। हेरोडोटस और एरास्थनीस तो जो क्या हो गए, हमारी ग्रीक हो गए, तो हम उनको लगा के और फिर एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड, कोपन के क्लासिफिकेशन से। कोपन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार AW लेटर किस प्रकार का जलवायु को दर्शाता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा AW। A ट्रॉपिकल है, ठीक है, W हमारा सवाना। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लो। कैपिटल लेटर देखो, A हमारा ट्रॉपिकल हो गया, B ड्राई हो गया, C वार्म टेम्परेट, D कोल्ड स्नो, E हमारा क्या हो गया, आइस हो गया, तो C से वार्म, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में देखो, W का मतलब होता है विंटर ड्राई, सर्दियों में बारिश नहीं होगी। ट्रिक कैसे याद रखो, A मतलब गर्मी और W मतलब विंटर ड्राई। तो सवाना में गर्मी तो होती है पर बारिश सिर्फ गर्मियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अपना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वेबर्स थ्योरी से है। आइसोडोपेन का क्या मीनिंग है, इक्वल ट्रांसपोर्ट कोस्ट लाइन, इक्वल लेबर कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन, तो क्या आ जाएगा इसमें, इसका मीनिंग होता है टोटल कोस्ट लाइन, ट्रांसपोर्ट प्लस लेबर। इन्होंने क्या बताया था प्रॉपर अपनी थ्योरी में कि हमें इंडस्ट्री जो है कहाँ लगानी चाहिए, कि कहाँ हम कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। इसमें और क्या क्या टर्म आते हैं, जैसे आइसोटिम्स हो गया, कि एक ही रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट को ले जाने का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की सिंगल आइटम का, उसमें सारी चीज़ आ रही थी। ये आइसोटिम्स हो गया। ये आइसोडोपेन, यहाँ वो लाइन है जो हम उन पॉइंट को जोड़ते हैं जहाँ टोटल एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बराबर हो। देखो सिमिलर से 3 चीज़ें हो गई, उनको आपने ध्यान रखना है। देखो टोटल का जब कॉम्बिनेशन पूछते हैं तो हमने आइसोडोपेन बताना है, और आइसोटीम को एक सिंगल चीज के बारे में पूछे तब हमने बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कार्टोग्राफी प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। रूम लाइन जो होते हैं हमारे लोक्सोड्रोम, वो हमें बताना है। कौन सा प्रोजेक्शन इसको अच्छे से दिखाएगा, तो कौन सा मर्केटर जो प्रोजेक्शन होता है वो। तो देखो मर्केटर हमारा सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये नेविगेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। रम लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सारे मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स को एक ही एंगल पर काटती है।
तो मार्केटर पर ये लाइन सीधे स्ट्रेट दिखती है, इसलिए सेलर्स ज़्यादा इसका ही यूज़ करते हैं। देखो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूछे ना तो आंसर क्या होगा, जोनोमिक होगा। और अगर नेविगेशन का हो या डायरेक्शन से रिलेटेड हो तो मार्केटर आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपने मॉडल थ्योरी में से सेंट्रल प्लेस थ्योरी। क्रिस्टलेर का जो मॉडल है कि इस पे तो मतलब आप यूँ समझ लो पक्का पक्का हर बार क्वेश्चन बनते हैं K4 K3 K7 ये क्या है। तो K4 हमारा किससे रिलेटेड है, आप हमेशा याद रखो K4 ट्रांसपोर्ट, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, मैंने ऐसे ट्रिक से याद कर रखा, आप भी ऐसे याद रखो। तो K4 4 पहिए ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। देखो ये साउथ जो जर्मनी है उसकी स्टडी करके हेक्सागोनल जो होते हैं उसका मॉडल दिया था उन्होंने। K3 मतलब मार्केटिंग, फिर 3 अक्षर का वर्ड क्या होता है जैसे मार्केट, MKT ऐसे याद रखो। K4 ट्रांसपोर्ट, फिर 7 एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ा कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो आपने रटना नहीं है कि बुक इसकी ऑथर रोसो है, सिर्फ उसको एक बार देखना है। जैसे आपने ये मेरी मैराथन है या जो भी वीडियोस है आप उनको एक बार देखते रहो, सो रहे हो, पढ़ाई बस में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इनको सुनते रहो, बार बार चीज़ों को सुनते रहो। यूं नहीं बैठ के रट रहे हो स्पेशल टाइम दे के। अब तक आपको ये हो गया होगा अगर आप पहले भी तैयारी कर चुके हो यूजीसी नेट की, कि आपको सब कुछ याद है, बस आपने रिवाइज करना है उनको। तो इसको बार बार वीडियो को अपना वीडियो चला के रख लो, तेज आवाज़ में ईयरफोन लगा लो या ऐसे, और अपना कुछ काम करते रहो। तो ऐसी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बैठ के आप क्या करोगे, बैठ के आप करोगे मैप प्रैक्टिस। फिर अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कि उल्टा करना है। देखो पढ़ लिया हमने, सब कुछ आता है, जब तक आप PYQ नहीं करोगे ना, खुद से सोल्व करके नहीं देखोगे, तब तक आपका काम नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अपना ड्रेनेज सिस्टम का। हमने जो रिवर्स है ये हमने लाइन से लगानी है, उत्तर से दक्षिण। तो ट्राई करो इनको। नॉर्थ से साउथ, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी आएगी, मतलब आप इंडिया का जो मैप है ऊपर की साइड से नीचे की तरफ आते चलो, सबसे नीचे आपको पता है कावेरी आएगी 4th नंबर पे, ठीक है। सबसे ऊपर हमारी महानदी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के बीच में महानदी और ये जो है ये पड़ती है हमारी, हो गई महानदी, जैसे कि नर्मदा, तापी, ये सब थोड़े बीच से में आती है। तो सबसे पहले हमारी महानदी हो जाएगी इनमें से। फिर कावेरी हमें पता लग ही गया लास्ट में जाएगा, तो इससे आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हो। फिर आप देखो गोदावरी और फिर कृष्णा। महानदी सबसे ऊपर, फिर हमारी आई गोदावरी, फिर आई हमारी कृष्णा और फिर आई हमारी कावेरी। तो देखो महानदी हमारी कहाँ पे, उड़ीसा में, गोदावरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और फिर कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, कावेरी हमारी कर्नाटका और तमिलनाडु में। यहाँ पे एक ट्रिक भी दे रखी है, आप ट्रिक के हिसाब से भी कर सकते हो, बाकी आप रिवाइज करोगे तो आपको आराम से ऐसे याद हो जाएगा, जिससे आप एक दो बारी क्वेश्चन देखो हो जाएगा। एलिमिनेशन का भी मेथड यूज़ कर सकते हो। कई आपको ऑर्डर दिए हुए हैं कि आप कैसे भी करके इनमें से आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब देखो स्कूल ऑफ थॉट, द पल्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक जो है किस स्कॉलर द्वारा लिखी गई है और वो किससे रिलेटेड है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, हंटिंगटन। किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से। तो इसमें हमारा टॉपिक क्या कवर हो रहा है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस
पॉसिबिलिटीज। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो हंटिंगटन थे ना, वो क्लाइमेट को ह्यूमन सिविलाइजेशन से का सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। उनका मानना था कि क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि कौन सी रेस कितनी तरक्की करेगी। मतलब डेजर्ट में आदमी रह रहा है तो उसके लिए अपनी डेली लाइफ ही जीनी बहुत मुश्किल है, और एक आदमी बहुत बढ़िया क्लाइमेट में रह रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो वो ज़्यादा डेवलप करेगा, ये बोलना चाह रहे हैं ये। तो देखो, ब्लाचे हमारे पॉसिबिलिज्म के फादर है। उनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी की ह्यूमन है, तो इसको सी को हटा दो। कार्ल सोसर, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये है, इससे रिलेटेड है। सिंपल इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट लिखी थी। देखो, अब एशिया क्लाइमेट सिविलाइजेशन, इनसे कोई भी बात होगी तो हम आंसर क्या बताएंगे, हंटिंगटन का। अब ये देखो क्लाइमेटोलॉजी का एयर मास का। तो ये क्लाउड्स के बारे में पूछा है कि ऊपर हवा जा रही है, एकदम से बिजली होगी, बारिश बनेगी, तो कौन से, क्यूमुलो निम्बस। देखो, निम्बस वर्ड का मतलब ही होता है कि बारिश वाले, जहाँ भी निम्बस दिखे मतलब कि वो बारिश वाले हैं। क्यूमुलो यानी कि वर्टिकल बादल होते हैं टावर की तरह, ये कोल्ड फ्रंट पर बनते हैं और एकदम से तेज बारिश करेगी। सीरस सबसे ऊंचे लंबे होते हैं, पंख की तरह जो दिखते हैं, ये हम हटा देंगे। सेट ये स्ट्रेटस क्या होते हैं, चादर की तरह धुंध पहले आए दिखते हैं। तो इसको आप चार्ट को ना एकदम याद रख लो। देखो, सीरस कौन से हैं और क्यूमुलोनिम्बस कौन से हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ये सेटलमेंट ज्योग्राफी का रैंक साइज रूल। देखो, सबसे बड़े सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है 10 लाख है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे फोर्थ जो नंबर का शहर है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं P1/N। तो जो नंबर दे रखा होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड रैंक के लिए हम आधा कर देंगे, थर्ड के लिए 1/3 कर देंगे, और फोर्थ के लिए 1/4 कर देंगे। मेन आप ध्यान रखो यूनिट वाइज वेटेज की, कौन सी यूनिट से ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उसको ज़्यादा टाइम दो। टर्म है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे टर्म आप प्रॉपर 1-2 पेज तैयार कर लो, उन टर्म से पक्का क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले 5 साल के आप PY को प्रैक्टिस करो। अब देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड। इकोलॉजिकल नीश शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो किसी भी जीव का अपना क्या फंक्शनल रोल है अपने एनवायरनमेंट में, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हैबिटेट मतलब कि उसका एड्रेस, ठीक है, और नीश मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, ऐसे याद रखो। नीश मतलब स्पेसिफिक रोल उसका। अब देखो, रिमोट सेंसिंग GIS से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विजिबल की 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर्स। विबग्योर करके आप अपना याद रखो, वोलेट टू रेड, वोलेट सबसे छोटा 0.4 और रेड सबसे बड़ा। देखो, रेड स्पेलिंग तो सबसे छोटी है RED, लेकिन है ये सबसे बड़ा। 0 से ऊपर 7 से इंफ्रारेड शुरू हो जाता है, जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ें याद रखो पूरी। अब हमारा है रीजनल प्लानिंग से ग्रोथ पोल थ्योरी। ये किसने दिया था, पैरोक्स। बहुत ईजी है, P से पोल, P से पैरोक्स। इन्होंने क्या कहा था कि विकास हर जगह एक साथ नहीं होता, बल्कि कुछ पॉइंट पर होता है,
और वहाँ से बाकी जगह फैलता है। देखो मेड्रेल ने, ये जो थे मेड्रेल, इन्होंने दी थी क्युमुलेटिव कोजेशन थ्योरी, रिच गेट रिचर, और फ्राइडमैन ने क्या दी थी, कोर पेरीफेरी, हर्शमैन ने अनबैलेंस थ्योरी। तो पी से पैरोक्स और पी से पोल। फिर जियोमॉर्फोलॉजी के मास वेस्टिंग, इसमें देखो सबसे तेज फास्टेस्ट होने वाली मास मूवमेंट कौन सी है, तो रॉक फॉल। देखो रॉक एकदम से गिरती है सबसे तेज। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, स्लोएस्ट। फॉल का मतलब है सीधे गिरना। तो ऐसी चीजें करके आप निकाल सकते हो अपना। स्लंप में जो मिट्टी होती है पीछे की तरफ रोटेट होती है। और सोलिफिकेशन जो ठंडे इलाकों में होगी जहां मिट्टी धीरे धीरे फिसलती रहेगी। अब देखो ओशियनोग्राफी, कोरल रीफ। कोरल रीफ में भी यूं समझ लो आप, ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हमने बताने कोरल रीफ की सबसे पहले कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ, फिर बैरियर रीफ, और फिर एटोल। इसका तो ना आप डायग्राम देख लो एक बार, फटाफट जाओ गूगल में और इस थ्योरी का एक बार डायग्राम सर्च करो, गूगल में जाओगे और फिर ये टॉपिक डालोगे और इमेज में जाके देखो, उसमें आपको स्टेज दिखेंगे ना, उससे आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत आराम से कर लोगे। मतलब पहले जो रीफ थी कोरल की, वो पूरे आइसलैंड के चिपकी हुई थी, उसके एकदम भिड़ के जुड़ के बनी थी वो सारी की सारी। फिर उसके बीच में क्या हो जाएगा, जो वो एरिया था वो नीचे चला जाएगा, आइसलैंड डूब जाएगा, तो गोल बच जाएगा सिर्फ। देखो मैं समझाती हूँ, एक मिनट। ये कोई भी एक जगह थी, इसके चारों तरफ ये क्या है, जो एनिमल था इसने अपनी कोरल रीफ बना ली है, ठीक है। ये गोल सर्किल में बन गया। अब आप ये समझ लो, जो आइसलैंड था वो डूब गया, बीच की जो जमीन थी वो डूब गई। अब ये गोल बस कोरल रीफ है। अब क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी ये भी। इसके बाद बैरियर रीफ है, फिर इसकी क्या बनेगी, फ्रिंजिंग रीफ बनी, फिर बैरियर रीफ, मतलब बैरियर आधी टूट गई तो, और फिर क्या हो गया, अटोल बनेगा। ऐसे करके चीजें बनती है ये। तो देखो पानी भर गया तो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, लास्ट में क्या है, सिर्फ एक रिंग बचती है जिसको हम अटोल बोलते हैं। गोल्डन फाइबर बहुत ईजी है, जूट। कॉटन को हम वाइट फाइबर बोल देते हैं। देखो जूट के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, और ये कहाँ मेनली होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। देखो अगर ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का, ये हम बहुत बार छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से कुछ एक दो टॉपिक ऐसे जिसमें से पक्का 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 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, तो मीन मीडियन और मोड का संबंध क्या होगा, मतलब कैसा क्या रिलेशन उसका होगा। तो मीन सबसे बड़ा, ठीक है, फिर मीडियन बीच में, और फिर मोड सबसे लास्ट में छोटा। अगर पॉजिटिव है तो, कोई चीज़ पॉजिटिव है तो आप ऐसी चीज़ मान के चलो पर सब सही सही सेट हो रखा है, मीडियन बीच में ही रहेगा, मीन सबसे पहले आएगा, और मोड को हम, आप देखो मोड के सबसे कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जनरली, तो मोड यानी कि सबसे कम पॉजिटिव है ये। अब ये हमारा 20 क्वेश्चन ज्योग्राफिकल थॉट का। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है ये, पैटर हैगेट। लोकेशनल एनालिसिस, ये देखो इन्होंने 1950-60s में क्वांटिटेटिव जो रेवोल्यूशन आई थी जिसमें मैथ्स का यूज़ बढ़ा था, हैगेट और चोरले इसके मेन लोग थे। देखो हार्स्ट्रॉन ने क्या कहा था, नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी थी, यानी कि रीजनल अप्रोच से रिलेटेड। डेविड ने सोशल जस्टिस एंड द सिटी के लिए ये मशहूर है। आपने लोकेशनल एनालिसिस के लिए हमेशा हैगेट, इन्होंने ज्योग्राफी का ज्योमेट्री से जोड़ दिया था, ऐसी चीज करके याद रखो।
देखो आपने मतलब जो मेन टॉपिक आ रहे हैं ना वो ध्यान रखो, मॉडल्स बुक पे ये ज़्यादा इनका फोकस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इनसे कर सकते हो थ्योरीज के ऊपर, और एलिमिनेशन करके कर सकते हो। तो ऐसे ही हम सारा का सारा करते रहेंगे, और अपनी तैयारी को छोड़ो मत, डेली कम से कम टारगेट बना के रखो। हाँ मैंने बुक भी नहीं लेके बैठे, टाइम नहीं मिल रहा, तो आप वीडियो चला लो कहीं पे, जो भी कैसे भी रास्ते में कहीं पे वीडियो चला के, और आप टारगेट बना के रखो कि हाँ मेरे को इस टाइम इस बार का क्लियर करना है, करना जीआरएफ है, या मतलब जो भी आपका टारगेट है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और वो अभी से करनी पड़ेगी, एक दिन पहले पढ़ के वो चीज़ नहीं होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, बाय बाय। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले टॉपिक में मिलते हैं।